सुबह सुबह मधु और प्रिया घने जंगल में सैर करने निकली थी। रुको रुको, दोनों सहेलियां सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मधु, प्रिया, देखो ना कितना फर्क है हमारी किस्मत में। मुझे देखो, मैं इतने अमीर घर की बहू बन गई हूँ, यहाँ ससुराल में राज कर रही हूँ। तुम दोनों की जिंदगी देख मुझे बहुत दया आती है। तारा, ये बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अमीर हो गई हो, तो तुम्हारी अमीरी तुमको मुबारक। अब हम चलते हैं। मधु, अब मैं इस गरीबी की जिंदगी से सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। हमारी साथ की सारी सहेलियों की शादी अमीर घर में हो गई है। प्रिया, मेरी प्यारी सहेली, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमें दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ मधु, तू सही कह रही है। शायद मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, पर एक बात है, हमारी जिंदगी में एक सबसे प्यारी चीज है, वो है हमारी दोस्ती। मधु और प्रिया जंगल में बतियाती हुई घूम रही थी। इधर मधु की माँ सावित्री उन्हें ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। अरे ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए? ना मधु दिख रही है न प्रिया। सुबह सुबह इतना सारा काम पड़ा है घर में, और इन दोनों को देखो, पता नहीं कहाँ घूमने निकल गई। सावित्री गुस्से में प्रिया के घर जाती है। अरे सुमित्रा, तुमने मधु और प्रिया को कहीं देखा क्या? पता नहीं दोनों कहाँ चली गई हैं। कहीं दोनों फिर उसी जंगल में तो नहीं चल गई? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। सुबह से मैं भी ढूंढ रही हूँ। घर में इतने काम पड़े हैं और इन्हें बस घूमना ही सूझता है। आने दो, मैं तो आज प्रिया की अच्छी खबर लेती हूँ। सावित्री गुस्से में उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर बातें कर रही थी। अरे तुम दोनों यहाँ आराम से बैठकर बातें कर रही हो? घर में सुबह सुबह इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। कितनी बार मना किया है तुम दोनों को कि इस घने जंगल में मत आया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? यहाँ चोर घूमते रहते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। माँ, हम तो बस ऐसे ही सुबह सुबह थोड़ी सैर करने आ गए थे। हमें लगा थोड़ी देर इस सुंदर हरे भरे जंगल में घूम लेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ चाची जी, हम तो बस यूं ही घूम रहे थे। आप चिंता मत करिए, अब हम अभी आपके साथ घर चलते हैं। आगे से बिना बताए अगर तुम दोनों यहाँ आई ना तो अच्छा नहीं होगा। अब चलो मेरे साथ। सावित्री दोनों को उस घने जंगल से घर वापस लेकर चली जाती है। घर के बाहर खाट पर सावित्री और सुमित्रा बैठी थी और दोनों आपस में बातें कर रही थी। प्रिया आंगन की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ मधु आती है। अरे प्रिया, चल ना, रोज की तरह हम दोनों नदी के किनारे कपड़े धोने चलते हैं। साथ साथ बैठकर कपड़े धोएंगे तो काम का पता ही नहीं चलेगा। हाँ मधु, बिल्कुल। चल, मैं भी अपने घर के सारे कपड़े लेकर चलती हूँ। आज फिर हम दोनों साथ में बैठकर बातें करते करते कपड़े धोएंगे। दोनों सहेलियों ने अपने अपने कपड़े उठाए और नदी की ओर चल पड़ी। देखो सुमित्रा, हमारी दोनों बेटियों में बचपन से ही कितना गहरा प्यार है। एक दूसरे के बिना तो इनका मन ही नहीं लगता। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इन दोनों की दोस्ती सच में बहुत अनमोल है। भगवान करे इनकी दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। बचपन से साथ हैं और आज भी वैसे ही एक दूसरे का साथ निभा रही हैं। नदी किनारे मधु और प्रिया साथ बैठकर कपड़े धो रही थी। चारों तरफ शांति थी। तभी थोड़ी दूर एक अनजान लड़का खड़ा होकर काफी देर से उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उनके पास आया और प्रिया की ओर देखकर बोला, क्या तुम मुझे तुम्हारा नाम बता सकती हो? उसकी बात सुनकर मधु और प्रिया दोनों खड़े हो गए। तभी मधु तुरंत गुस्से में बोली, अरे तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब मेरी सहेली के नाम से? चलो भागो यहाँ से। कोई जान ना पहचान बड़ा आया नाम पूछने वाला। इतना कहकर मधु और प्रिया ने अपना सारा सामान उठाया और वहां से जाने लगी। प्रिया जाते जाते बार बार मुड़कर उस लड़के को देखने लगी और वो लड़का भी उसे देखता ही रह गया। थोड़ी दूर आने के बाद प्रिया ने मधु से कहा, मधु, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। उसने तो बस मेरा नाम ही पूछा था। अरे प्रिया, तुम भी ना, माँ ने क्या कहा था याद है ना? इस रास्ते में चोर चक्के घूमते रहते हैं और तुम्हें एक अजनबी लड़के को अपना नाम बताने की क्या जरूरत है? हाँ मधु, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। चलो घर चलते हैं।
उस रात प्रिया अकेले बैठी उसी अजनबी के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं कौन था वो अजनबी। न जाने क्यों उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। अगले दिन दोनों सहेलियां फिर से उसी नदी किनारे कपड़े धोने पहुंची और आराम से बैठकर अपने अपने कपड़े धो रही थीं। उधर दूसरी तरफ वही लड़का अपनी माँ से कह रहा था, बेटा विक्रम, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? माँ, तुम बस चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलवाता हूँ। उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसके साथ चल गई। इस बार वो फिर प्रिया से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आज मधु कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया जल्दी से सामने आकर उस लड़के से बोल पड़ी, मेरा नाम प्रिया है। तुम इस गांव के तो नहीं लगते। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। कुछ ही दिन पहले हम यहाँ रहने आए हैं। तुम इतनी सुंदर हो प्रिया। तुम्हारे ये नाजुक हाथ ये कपड़े धोने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आज अपनी माँ को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। बेटी, तुम तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो। इस गांव में मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की अभी तक नहीं देखी। ये सब देखकर मधु को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग कौन हैं? ये प्रिया की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं और अचानक से इतना अपनापन क्यों दिखा रहे हैं? प्रिया, घर चलो। देखो कितना समय हो गया है। सुबह से निकले थे और अब तो काफी देर हो चुकी है। हमारी माँ निश्चय ही परेशान हो रही होंगी, बार बार हमें ढूंढ रही होंगी। चलो अब, नहीं तो फिर डांट भी पड़ेगी। दोनों घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आज प्रिया को वहां से इतनी जल्दी जाने का मन नहीं था। उस रात प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो उठकर बैठ जाती है। वो लड़का कितना अलग था सबसे। उसकी बात करने का तरीका, उसकी आंखों में जो अपनापन था, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। अगर आज मधु मुझे रोकती नहीं तो शायद मैं उससे और भी बातें कर पाती। वो खुद ही मुस्कुरा उठती है। तभी प्रिया की माँ सुमित्रा कमरे में आकर बोलती है, अरे प्रिया, तू अभी तक जाग रही है? और ये क्या, आधी रात को ऐसे अकेले अकेले हंस क्यों रही है? तुझे हो क्या गया है? देख, ज्यादा सोच विचार मत किया कर रात में। जल्दी से आंख बंद कर और सो जा, नहीं तो सुबह उठने में देर हो जाएगी, फिर सारा काम भी पड़ा रहेगा। अगली सुबह प्रिया आंगन में अकेले बैठी गहरी सोच में डूबी थी। मधु मुझे कभी विक्रम से ठीक से बात ही नहीं करने देती। हर बार बीच में बोल पड़ती और मुझे रोक देती है। अगर आज भी वो मेरे साथ गई तो फिर से वही होगा। मैं उससे खुलकर बात ही नहीं कर पाऊंगी। आज मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। आज मैं अकेले जाऊंगी और उससे जी भर कर बात करूंगी। थोड़ी ही देर में मधु वहां आ जाती है। अरे प्रिया, चलना, जल्दी कर, कपड़े धोने चलते। आज तो मौसम भी कितना अच्छा है। नहीं मधु, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है। देखना, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। लगता है आज आराम करना ही ठीक रहेगा। हम दोनों कल साथ में चलेंगे। अरे तबीयत खराब है तो तू आराम कर, काम तो कल भी हो जाएगा, ठीक है? मैं भी आज अपने कपड़े रख देती हूँ। हम दोनों कल साथ में ही चलेंगे। तू बस आराम कर। जैसे ही मधु वहां से गई, प्रिया बिना देर किए चुपचाप सीधा नदी किनारे पहुंच गई। नदी किनारे पहुंचकर प्रिया इधर उधर देखने लगी और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगी। आज विक्रम अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। कहीं वो आज आएगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? ऊपर से आज मैं अपनी बचपन की सहेली से झूठ बोल कर आई हूँ। थोड़ी देर बाद विक्रम वहाँ आता है। उसे देखते ही प्रिया का चेहरा खिल उठता है। अरे प्रिया, तुम आज अकेली आई हो? तुम्हारी सहेली नहीं आई? आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। हाँ, मैं आज अकेली ही आई हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ। सच बताऊं, तुम्हारी वो सहेली मुझे हमेशा तुमसे बात करने से रोक देती थी। आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं तुमसे आराम से बिना किसी रोक टोक के बात कर सकूं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह लेकर चलता हूँ। उसी समय मधु लकड़ियां लेकर वहां से गुजर रही होती है और उसे प्रिया विक्रम के साथ दिख जाती है। ये क्या, प्रिया यहाँ और वो भी उस लड़के के साथ?
प्रिया ने तो कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। मधु नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर वो अजनबी लड़का विक्रम प्रिया को एक बहुत ही सुंदर जगह लेकर जाता है। ये जगह तो सच में बहुत खूबसूरत है। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ। सालों से इसी गांव में रहते हुए भी मैंने ये जगह कभी नहीं देखी थी। प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कान सब कुछ बहुत खास है। प्रिया देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। ये एक छोटा सा उपहार है तुम्हारे लिए। प्रिया चमकती हुई सोने की अंगूठी देखकर हैरान रह जाती है। विक्रम, ये मेरे लिए है? ये तो बहुत महंगी लग रही है। ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि सिर्फ तुम इसके लायक हो। प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विक्रम, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। सच कहूँ तो जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम बार बार मेरे ख्यालों में आते हो। और आज मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो प्रिया, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। प्रिया अब उस चमकती अंगूठी और विक्रम की बातों में पूरी तरह खो चुकी थी। उसे बस एक नया सपना दिख रहा था, एक अमीर और खुशहाल जिंदगी का सपना। देखो, वो सामने जो बड़ा घर दिख रहा है वही मेरा घर है। चलो तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। बेटी, तुम हमारे घर की बहू बन जाओ, तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारे इस घर में आने से हमारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे माँ पिताजी से मिलना होगा। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं मिल सकता। मुझे बहुत शर्म आती है और मुझे आज कहीं जाना है। मुझे व्यापार में पैसों की जरूरत है। ठीक है विक्रम, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे भी तुमसे शादी करके इस घर की बहू बनने का बेसब्री से इंतजार है। अब प्रिया शादी के सपने में खो जाती है। तभी उसी रात को मधु प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस अजनबी लड़के के साथ देखा। नहीं मधु, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं तो नदी के पास में दवा लेने गई थी। तुझे तो पता ही है, दवा की दुकान नदी के किनारे ही है। तभी वो लड़का मुझे अचानक वहां मिल गया था। अगर ये बात है तो ठीक है। तू मेरी बचपन की सहेली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू किसी अनजान मुसीबत में ना पड़े। वो लड़का और उसकी माँ 2 दिन की ही पहचान में तुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तू बस थोड़ा संभल कर रहना। मधु को समझ आ गया था कि प्रिया उससे झूठ बोल रही है। अगले दिन प्रिया फिर उस लड़के से बात करने जा रही थी। तभी मधु ने उसका पीछा किया। प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तू क्यों इतना घूम फिर रही है? कहीं फिर उसी लड़के से बात करने तो नहीं जा रही? मधु, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू मुझे हर बात में टोकती रहती है। तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्या तुझे जलन हो रही है? उसने मुझे सुंदर कहा, मुझसे बात की, मुझे पसंद किया, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है ना? प्रिया, तू ये क्या बोल रही है? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। मुझे तेरी चिंता है, इसलिए मैंने उसे रोका था। हम उसे जानते तक नहीं है, वो अजनबी है। वो अजनबी नहीं है। अब मैं उसे अच्छी तरह से जान चुकी हूँ और अब तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसी से शादी करूंगी। मैंने उसका घर देखा, वो बहुत अमीर है। उसने मुझे इतनी महंगी अंगूठी दी है। उसकी माँ भी मुझे बहुत पसंद करती है। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी सहेली, अगर मैंने तेरा दिल दुखाया हो तो। मैं बस यही चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे। 2 दिन की पहचान में इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। अरे बस कर मधु, अब तेरा बहुत हो गया है। मैं तुझसे तंग आ गई हूँ। इसी नदी किनारे हमने बचपन में वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सुन, आज मैं इसी जगह ये जबरदस्ती की दोस्ती तोड़ती हूँ। आज से तुम मेरी कुछ नहीं लगती। इतना कहकर प्रिया गुस्से में वहां से चली गई। मधु वहीं बैठी रोती रह गई।
अगली सुबह प्रिया अपने माँ पिताजी के पास गई। माँ पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है और सबसे बड़ी बात, वो बहुत अमीर भी है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। कौन है वो लड़का और वो तुझे कहाँ मिला? तू कब से उसे जानती है? क्या वो इसी गांव का है? वो इस गांव में नया है। मैं उसे बस 2-3 दिन से जानती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा है। पिताजी दिल का साफ है, मुझे बहुत सम्मान देता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। मैं उसी से शादी करूंगी। प्रिया, तू 2-3 दिन में किसी को कैसे पहचान सकती है, वो भी एक अजनबी को? ना वो इस गांव का है, ना हम उसे जानते हैं। ऐसे कैसे हम तेरा रिश्ता वहां कर दें? पहले तू हमें उससे मिलवा, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। प्रिया एक पल के लिए चुप हो गई। उसे विक्रम की बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे माँ पिताजी से नहीं मिल सकता, मुझे शर्म आती है। मैं आपको उससे नहीं मिलवा सकती। आप बस इतना जान लीजिए, मेरी शादी उसी से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसी बातें कर रही है तू? बिना देखे बिना जाने हम अपनी बेटी की शादी किसी से कैसे कर दें? पहले उसे यहाँ बुला, हम उससे बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ तय होगा। हम तेरे माँ बाप हैं प्रिया, हम तेरी भलाई ही चाहते हैं। तू हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, ये शादी नहीं होगी। आप लोग कभी मेरी खुशी नहीं समझेंगे। आप बस अपनी पुरानी सोच में ही जीते रहिए। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। प्रिया समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप कभी उस लड़के से बिना मिले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। उसी रात प्रिया ने मन बना लिया था कि अब वो बिना बताए घर से निकल जाएगी। मेरे विक्रम को व्यापार में पैसों की जरूरत है, इसीलिए मुझे ये सारे पैसे उसके लिए ले जाने होंगे। माँ, पिताजी को बिना बताए जाने में बुरा तो लग रहा, पर अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगले दिन भोर में जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, प्रिया चुपचाप उठी। उसने धीरे धीरे घर के सारे पैसे एक बैग में भरे। विक्रम की मीठी मीठी बातों में आकर वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ भी सही गलत नहीं लग रहा था, तो बिना किसी को बताए वो घर से निकल गई। सुबह होते होते प्रिया विक्रम के घर पहुंच गई। विक्रम और उसकी माँ दोनों की नजर सबसे पहले सीधे उस बड़ी से बैग पर पड़ी जो पैसों से भरा हुआ था। अरे प्रिया, स्वागत है तुम्हारा। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम आ गई, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। आओ बेटी, आओ। आज से ये घर ही तुम्हारा है। तुम हमारी होने वाली बहू हो। तुम्हारा स्वागत है इस घर में। बेटी, ये जो तुम इतना सारा सामान और गहने लेकर आई हो ना, ये सब तुम मुझे दे दो। मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। आजकल जमाना बहुत खराब है, कहीं कुछ खो गया तो नुकसान हो जाएगा। माँ सही कह रही हैं। तुम ये सब उन्हें दे दो। माँ सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हैं। हाँ माँ जी, आप ये सब ले लीजिए। मैं ये सब आप लोगों के लिए ही तो लाई हूँ। विक्रम ने कहा था उसे व्यापार में पैसों की जरूरत है। आप इसे अच्छे से संभाल कर रखिए। विक्रम, अब हम शादी कब करेंगे? आज ही हमारी शादी है ना? आज हमारा सबसे खास दिन है। हाँ प्रिया, आज ही हमारी शादी है। बस थोड़ी ही देर में पंडित जी आने वाले हैं। मंडप भी तैयार है, सब इंतजाम हो चुका है। तुम अंदर चलो। अब जाओ प्रिया, अपने कमरे में अच्छे से तैयार हो जाओ। दुल्हन की तरह सज कर आओ। तब तक मैं भी अपनी तैयार हो जाता हूँ। प्रिया अंदर जाकर दुल्हन की तरह सजने संवरने लगी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, गहनों से सजी हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उधर प्रिया के घर सुबह जब सुमित्रा और हरीलाल उठे तो उनका दिल बैठ गया। घर खाली था, पैसे और गहने सब गायब थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
मेरी बेटी, वो हमें छोड़कर चली गई, वो भी एक अजनबी के साथ, और 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। मेरे पति की जीवन भर की कमाई उड़ा ले गई वो। हमने तो सिर्फ उसकी भलाई चाही थी, लेकिन उसने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवा दी उसने। मधु ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई। थोड़ी देर बाद मधु सीधे प्रिया के ससुराल पहुंच गई। प्रिया, तूने ऐसा क्यों किया? तेरे माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने तुझसे कहा था ना कि वो तेरी शादी करवा देंगे, बस एक बार उस लड़के से मिलवा दे। लेकिन तूने क्या किया? तू घर का सारा पैसा और गहने लेकर भाग गई। तेरे माँ बाप के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। और तू इस लड़के को बस 2 दिन से जानती है और उसके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया। अगर ये इतना ही अमीर है तो इसे तेरे पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे अभी मेरी शादी होने वाली है और तू मुंह उठाकर यहाँ आ गई मुझसे लड़ने? चल निकल यहाँ से। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरे माँ बाप से। अब मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति और मेरी सास से है, क्योंकि ये मुझे प्यार देते हैं और वो सब दे सकते हैं जो मेरे माँ बाप कभी नहीं दे पाए। निकल जा मेरे घर से। मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चली गई। चलो माँ, हमारा काम हो गया। हमने पहले से तो इतनी चोरियां कर ही रखी थी, पर इतना सारा पैसा और सोना और मिल गया। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी बना दी। इतने गांवों में चोरी की है हमने, लेकिन इस गांव से तो सबसे बड़ा हाथ लगा है। हाँ बेटा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ गांव में लोग हमें पहचानने लगे हैं। अब चल, सारा सामान उठा। दोनों माँ बेटा सारे पैसे और गहने लेकर वहां से तुरंत भागने लगी। तब तक प्रिया कमरे से सज धज कर बाहर आई और कहने लगी, मान जी विक्रम, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। कोई दिख क्यों नहीं रहा है विक्रम? तुम कहाँ हो विक्रम? तभी अचानक राजा और उसका सिपाही वहां आ गए। आप लोग यहाँ? महाराज, आप मेरे घर में ऐसे अचानक क्या हुआ है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम कौन हो? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। आज ही मेरी शादी होने वाली है। बाहर मंडप भी तैयार है। ये तुम क्या बोल रही हो? किससे शादी हो रही है तुम्हारी? विक्रम से। वो विक्रम नहीं, एक बड़ा चोर है। उसका नाम राहुल है। वो और उसकी माँ गांव-गांव जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। गांव वालों को झांसा देकर उनका सारा पैसा लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। ये घर गांव ने मुखिया का है। यहाँ का ताला तोड़कर दोनों माँ बेटा कुछ दिनों से यहीं रह रहे हैं। हमें आज ही खबर मिली, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही प्रिया के पैरों तली जमीन खिसक गई। वो दौड़कर कमरे में गई। हे भगवान, वो दोनों तो सच में चोर निकले। सारा पैसा सब कुछ लेकर भाग गए। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाऊंगी? अब सच सामने आ चुका था। प्यार में अंधी होकर प्रिया ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। पूरा गांव ये खबर सुनकर हैरान रह गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया था। हर कोई एक ही बात कर रहा था। प्रिया का होने वाला पति चोर निकला। वो सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। रोती बिलखती प्रिया अपने मायके पहुंची। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो भागकर अपने माँ बाप के पास गई। माँ पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने उस लड़के पर भरोसा किया। वो चोर निकला। मुझे शादी का झांसा देकर वो सब कुछ लेकर भाग गया। मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों आई है तू हमारे पास? जब तुझे हमारी बात सुननी ही नहीं थी, तो अब यहाँ आने का क्या मतलब है? तूने अपने पिता की जिंदगी भर की कमाई, एक एक पैसा उस चोर को दे दिया। एक बार भी तुझे ये ख्याल नहीं आया कि तेरे माँ बाप कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? आज से तू मेरी बेटी नहीं है। जिस बेटी ने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया,
जो अपनी ही खुशी के लिए उनका सब कुछ लुटा दे, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जा यहाँ से। आज जो तेरे साथ हुआ है वो तेरे लालच का नतीजा है, तेरी जिद का नतीजा है। उसके माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रिया जमीन पर गिरकर रोने लगी, लेकिन मधु ये सब दूर खड़ी देख रही थी। उसका दिल भर आया। वो दौड़कर प्रिया के पास आई। मधु, तूने सही कहा था। मुझे किसी अजनबी पर इतने कम समय में भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने सिर्फ उसके घर को देखकर, उसकी दौलत देखकर और एक छोटी सी अंगूठी देखकर उस पर भरोसा कर लिया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आया। मैंने अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और तुझसे हमारी बचपन की दोस्ती तोड़ दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी मधु, मुझे माफ कर दे। प्रिया, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि ऐसा मत कर। तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देख, वो लड़का कितना बड़ा धोखेबाज निकला। वो सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को लूट रहा था। लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुझे अपनी गलती से सीखना होगा। कुछ समय बाद राजा के सिपाहियों ने उस चोर राहुल और उसकी माँ को पकड़ लिया। वहाँ मधु, प्रिया और उसके माँ बाप को भी बुलाया गया। देखो गांव वालों, यही है वो चोर राहुल और उसकी माँ सरला, जो गांव-गांव जाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धन लूटते थे। अरे, इस लड़के को तो मैं पहचानता हूँ। इसने मेरे दोस्त श्यामलाल के घर में भी चोरी की थी। ये बहुत बड़ा चोर है और इसकी माँ भी इसके साथ मिलकर लोगों को लूटती है। इन्होंने मेरी बेटी को भी अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया। पिताजी, अब मुझे सब समझ में आ गया। इसीलिए ये आपसे मिलना नहीं चाहता था। इसने कहा था कि इसे शर्म आती है, लेकिन असली वजह ये थी कि आप इसे पहले से जानते थे और ये भी जानता था कि आप इसकी सच्चाई पहचान लेंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिसका धन चोरी हुआ है सबको वापस किया जाए और इस लड़की के पिता का सारा धन भी उन्हें लौटा दिया जाए और इन दोनों माँ बेटे को बंदी बना लिया जाए ताकि ये आगे से कभी चोरी ना कर पाए। सिपाहियों ने सारा सामान गांव वालों को वापस कर दिया। प्रिया, उसके माँ बाप और मधु फिर से अपने घर लौट आए। देखा प्रिया, लालच का नतीजा क्या होता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसने तुझसे शादी नहीं की। तूने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। अगर तू अपने माँ बाप की बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मधु आगे आई और हाथ जोड़कर हीरालाल और सुमित्रा से बोली, चाचा जी, चाची जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। प्रिया से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप लोग इसे माफ कर दीजिए। ये अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। देख प्रिया, देख, अब भी तेरी आंखें खुली कि नहीं। मधु के साथ तूने अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ दी उस चोर के लिए, और आज ये लड़की तेरी तरफ से हमसे माफी मांग रही है। थोड़ी तो शर्म कर। हाँ माँ, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मधु और आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगी मुझे स्वीकार है। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी लालच मत करना और अपने माँ बाप की बात को कभी हल्के में मत लेना। माँ, पिताजी, मधु, मेरी प्यारी सहेली, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है प्रिया, अब रोना बंद कर। आगे से कभी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपने माँ पिताजी का दिल नहीं दुखाना और हमारी दोस्ती नहीं तोड़ना। मधु और प्रिया की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई और प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान ही देता है।